हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 जो कि है द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो गाइस ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने बाकी के 3 चैप्टर पढ़े थे शुरू के, जो कि था आपका लिविंग वर्ल्ड, द क्लासिफिकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ द किंगडम प्लांटिंग। तो हमने 3 चैप्टर पढ़े थे, लेकिन अब उसके बाद जो चैप्टर है वो वो जो है किंगडम एनिमेलिया है। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक्स कुछ पता होना चाहिए, जैसे सेल के बारे में। कह सकते हैं जो पहले की बुक्स थे तो उसमें जो एक जियोलॉजी थी, जियोलॉजी या बॉटनी से 2 पार्ट्स होते थे। तो पहले चैप्टर था एक बुक का, तो वो था द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ा जाता था। तो सबसे पहले अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बहुत ही बेसिक्स चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक्स हमारे क्लियर होंगे। तो इससे हम जो बाकी क्लासिफिकेशन के जो चैप्टर्स हैं वो ईजिली समझ सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो सेल चैप्टर के बारे में पढ़ने पहले हम देखते हैं सेल होता क्या है। तो सेल होता है हमारी जो बॉडी है उसकी फंडामेंटल यूनिट, मतलब एक स्टार्टिंग यूनिट कह सकते हैं, या एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि हमारी बॉडी को फॉर्मेट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी फॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको सेल कहते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी आप देखेंगे अपनी, तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, मतलब उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब जितने भी काम है वो खुद कर लेते हैं। जैसे फूड प्रिपेयर करना है तो वो अपना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी का मूवमेंट और बहुत सारे काम होते हैं उनके, तो वो खुद करते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका है। ठीक है, दूसरा है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी के जो काम है वो खुद करते हैं। ठीक है, ज़रूरी काम वो खुद करते हैं। मतलब इसका मतलब उसी से है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से। तो इसका मतलब वही। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब ये है कि अगर सेल के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है, सेल के अंदर कोई भी फंक्शन अगर नहीं हो रहा सही तरीके से, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रेफर नहीं कर सकता, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगा। ठीक है, अगर सेल के अंदर किसी भी चीज़ की कमी है या कोई मतलब सेल की अगर कमी है उसके अंदर, तो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। ठीक है, और नॉन लिविंग है। ठीक है, हैंस सेल इज़ द, इसके बाद डेफिनेशन जो दी गई, डेफिनेशन क्या दी गई, हैंस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहा क्या गया, इसका मतलब क्या है, लिखेंगे हम लाइन को। सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of life, functional unit of life। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट रुको। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, सेल उसको डिफाइन करती है। ठीक है, कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, और जो फंक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स का क्या काम होगा। जो ऑर्गन्स कह सकते हैं, जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स होती हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स, और हर एक स्पेसिफिक सेल का स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं, उनका स्पेसिफिक काम होता है। तो वो क्या डिफाइन करते हैं, उन सारी चीज़ों को, उन सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, सेल डिफाइन करती है। ठीक है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, उनके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो सारी सेल के अंदर कलेक्ट होती हैं। ठीक है, सेव होती हैं। तो वही सारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वही इन्फॉर्म करती हैं सेल के अंदर, और सेल डिफाइन करती है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, हम कैसे फंक्शंस करेंगे, वो सब सेल डिफाइन करती है। ठीक है, सेल ही से तो मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके टिश्यू बने होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स मिलके बने होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल काम है, मतलब फंडामेंटल का मतलब शुरुआती, जो एक लेवल लोअर लेवल से देखा जाए, लोवेस्ट लेवल से, तो वो हर एक चीज़ सेल ही डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ इस लाइन का कि मतलब जितने भी फंडामेंटल काम हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के, वो सारी सेल ही डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी हम देख लेते हैं, कुछ पहले हम बता देते हैं। सेल थ्योरी आपके एनसीईआरटी में और लॉन्ग दी गई है।
उससे पहले सेल थ्योरी से पहले हम देखते हैं कुछ ओवरव्यू। पहले इसमें सेल थ्योरी देखिए, लेकिन हम पहले ओवरव्यू को देखते हैं, ठीक है। ओवरव्यू में क्या है, ओवरव्यू में तो पहला तो ये डेफिनेशन है, उसके बाद इसमें दिया हुआ ये एनसीईआरटी में, यू हैव एर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पील। फिर छोड़ो, इसको देखते हैं बाद में। द ओनियन सेल विच इज़ अ टिपिकली प्लांट सेल, जो ओनियन सेल होती है प्लांट सेल है, ठीक है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसकी जो सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है, ये एक देखा गया है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसमें बताया जा रहा है कि वो जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेल वॉल दिखती है। अभी हम बताएंगे सेल वॉल क्या होता है, ठीक। सेल वॉल होती है द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक, मतलब चीक जो होता है, तो इसके सेल में ह्यूमन सेल, ये एक ह्यूमन सेल की बात हो रही है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। बताया जा रहा है कि उसकी सेल के अंदर एक डेंस बाउंड न्यूक्लियस होता है, जो कि एक लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम बनाते हैं सेल को एक, बस इतना ही देखें, उसके बाद हम सारा बता रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर अभी बताया गया कि एक डेंस्ड कवर्ड न्यूक्लियस होता है। कवर्ड एक ऑर्गन होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एक वॉल से कवर होता है, बहुत ही हार्ड वॉल से, इसको क्या कहते हैं, ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस। और बताया गया है कवर्ड होता है, ठीक है। तो कवर्ड किससे होता है, इस कवर को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से, जेनेटिक सब्सटेंस इसको बोलते हैं, जेनेटिक सब्सटेंस। क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम में क्या होता है, प्रोटीन होता है प्लस डीएनए होता है, या जेनेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी सिर्फ होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, नहीं प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक सेल में, ट्रू न्यूक्लियस में, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ऐसी सेल होती हैं यूकैरियोटिक। अभी हम सेल टाइप्स के बारे में बताएंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेल का, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है आपकी बुक में लिखा हुआ है, द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक, ये तो हो गया है, 10 mm बाउंड न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक्स मटेरियल। इसमें बताया गया है कि जो ये होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, वो भी क्रोमोसोम डीएनए होता है, जो कि एक प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है, प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ डीएनए होता है, जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। वो उस डीएनए के अंदर पाई जाती है, मतलब क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है और डीएनए होता है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम, कंबाइंड स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लाइन लिखी हुई है, सेल डीएनए सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अभी हमने बताया, हमने इससे पहले बताया था, एक जो लिविंग वर्ड वाला चैप्टर था उसमें बताया था हमने कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यूकैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब पुराना न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वो सेल्स होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी किससे, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि एक कवर होता है, उससे कवर्ड मेम्ब्रेन, मतलब जिसमें कवर्ड क्रोमोसोम्स पाया जाता है, कवर्ड क्रोमोसोम, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। वो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, पुराना मतलब एंशिएंट, मतलब प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है, वो होती है प्रोकैरियोटिक, कह सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो कम डेवलप होती हैं, जो पुरानी जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे फ़ोन्स आप देख लें, फ़ोन्स देख लें, कुछ भी देख लें, बाइक्स वगैरह हैं, कुछ भी जो पुरानी हैं, पुराने मॉडल्स जो हैं वो कम डेवलप होते हैं, जो न्यू हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं जो पुरानी सेल्स होती हैं वो डेवलप कम होती हैं, ठीक है, मतलब लो डेवलप होती हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो हाईली डेवलप्ड होती हैं, ठीक है, वो मतलब एडवांस डेवलप होती हैं, एडवांस होती हैं, तो उनमें जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो कवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो क्रोमोसोम नहीं, इसमें क्रोमोसोम होता नहीं, उसमें सिर्फ जेनेटिक सब्सटेंस होता है, वो भी कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, अभी हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है।
उसके बाद जो लाइन है वो है वेर ए सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसमें नहीं होगा, मतलब अगर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो न्यूक्लियस ही नहीं होगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसमें नहीं होता वो सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइड द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल के बाहर क्या होता है, सेल के बाहर क्या होता है, सेल के बाहर एक फ्लूइड भरा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स एक क्वालिटी होती है फ्लूइड की, ठीक है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये होता है साइटोप्लाज्म, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया सेल का ऑक्युपाई किया होता है, साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी पार्ट होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर सेल न्यूक्लिया, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। और हो गया गाल्गी बॉडीज, ये गाल्गी बॉडीज होगी। गाल्गी बॉडीज पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये क्या है सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसे, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर जेनेटिक सब्सटेंस पाया जाता है, और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है जो कि सेल के एरिया को, पूरे एरिया को कवर किए होता है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म को छोड़कर इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स, जिसमें प्रोटीन होता है और डीएनए होता है, ठीक है, जेनेटिक सब्सटेंस होता है। तो ये हो गया सेल का ओवरव्यू, सेल में क्या होता है। तो इनके नाम हम लिख देते हैं, ये है गाल्गी बॉडीज, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बने किससे होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये जो इसमें पाया जाता है क्रोमोसोम। ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सेल का एक ओवरव्यू। उसके बाद जो आता है वो है सेल के टाइप। एक मिनट, तो अब बात आती है टाइप ऑफ सेल। सेल कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल दो टाइप की होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बेसिस पे सेल टू टाइप्स की होती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। कैरियोटिक सेल हमने इससे पहले चैप्टर में बताया था कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स एंशिएंट। कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन से, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, पुराना न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि डेवलप नहीं होता है, तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये किस में पाई जाती है, सिर्फ किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा के जितने भी वो हैं स्पीसीज से पाई जाती है, किंगडम
मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में आते क्या है, पहला तो बैक्टीरिया आता है, ठीक है। आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ये 3 ही सिर्फ आते हैं, इसका 3 पार्ट हैं, 3 आते हैं, जो कि माइकोप्लाज्मा होती है स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, सबसे छोटी होती है, 0.2 माइक्रोमीटर की होती है ये सेल। उसके बाद आती है बैक्टीरिया की सेल, फिर ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। ये 3 है जो कि इसमें माइक्रोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, तो ये होती है सबसे छोटी सेल। बाकी बैक्टीरिया और BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा, तो ये किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ठीक है, इसमें पाई जाती है, बस 3 ही ऑर्गेनिज्म याद रखिए, इसी में ही प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल जो आती है, तो यूकैरियोटिक का मतलब यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, एक कवर्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें जेनेटिक सब्सटेंस जो होता है DNA या क्रोमोसोम कह सकते हैं, वो कवर होता है, कवर्ड में होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये किस में पाई जाती है, ये प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है, एनिमल्स में पाई जाती है। अरे मतलब जितने भी किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म को छोड़ के सब में पाए जाते हैं। प्लांट आता है, किंगडम फंजाई, एल्गी हो गया, किंगडम फंजाई हो गया, और जितने भी एनिमेलिया सारे सब में पाए जाते हैं। प्लांट्स, फंजाई, एल्गी तो इसमें आ जाएंगे प्लांट में, एनिमल्स सब में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद अब कुछ लाइन से कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब लिखेंगे इसमें क्या, ठीक है। तो जो सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर की थी, मतलब सेल डिस्कवर कौन थे, सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने, वो भी एक डेड सेल, इन्होंने एक बोतल जो होती है उसके कॉर्क पे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। माइक्रोस्कोप इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, मतलब खुद से बनाया हुआ, मतलब इन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन इन्होंने अपने जो इनका माइक्रोस्कोप था वो इन्होंने खुद बनाया था, ठीक है। सेल्फ पेंट माइक्रोस्कोप से इन्होंने बोतल के कॉर्क पे देखा था एक सेल ने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसको इन्होंने सेलुली नाम दिया था, ठीक है, सेलुली, ठीक है। वो भी एक डेड सेल थी। तो सबसे पहले डेड सेल किसने डिस्कवर की थी, वो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक, ठीक है। डेड सेल डिस्कवर्ड, डेड सेल, और नाम किसका क्या दिया था उन्होंने, सेलुली नाम दिया था, ठीक है। तो ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था एक डेड सेल। इसके बाद जो आती है सबसे पहले लिविंग सेल, मतलब एक लाइव सेल किसने डिस्कवर की थी, तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एक लाइव सेल किसने डिस्कवर की थी, तो वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, की स्पेलिंग ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने सबसे पहले एक लाइव सेल डिस्कवर की थी। लाइव सेल मतलब जिंदा सेल कह सकते हैं, जिंदी सेल नहीं। तो ल्यूवेनहॉक ने एक लाइव सेल डिस्कवर की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, वो भी सेल कौन सी थी, बैक्टीरिया की सेल थी। तो इनको क्या कहा जाता है, दे आर आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जो बैक्टीरियोलॉजी है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है, उनके वे फादर हैं। आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है सेल, तो हो गया। सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। कुछ ही टाइम के बाद जब सेल डिस्कवर हुई, एक लाइव सेल डिस्कवर हुई, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इन्होंने, मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का जो न्यूक्लियस तो उसको डिस्कवर किया। आपके NCERT में दिया हुआ है, NCERT बोले।
तो इसमें ओवरव्यू में दिया हुआ है। तो इसको बाद में देखते हैं, इसको ढूंढने के बाद में देखेंगे इसमें लिखा हुआ है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे रिसर्चर्स हो गए। उसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी को देखते हैं। सेल थ्योरी दी किसने थी, तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, स्लीडेन और स्वान, ठीक है। तो इनका पूरा जो कंप्लीट नाम है वो है मैथियस स्लीडेन। पहले साइंटिस्ट थे जो कि एक बोटैनिस्ट थे, जर्मनी के बोटैनिस्ट थे, जर्मन बोटैनिस्ट। ये कब थे, 1838 में, मतलब 1838 में एक जर्मन बोटैनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट सेल पे, मतलब इन्होंने काम किया था प्लांट सेल पे, तो उन्होंने बताया सेल के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे एक साइंटिस्ट थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जो कि 1838 में थे। ये दोनों एक ही टाइम में लगभग थे, तो ये दोनों लोग एक साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। तो सेल थ्योरी में क्या था, आपके एनसीईआरटी में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है क्या है, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने होते हैं, या तो सेल से बने हुए प्रोडक्ट से। सेल से बने हुए प्रोडक्ट्स मतलब सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो या तो सेल से बने होंगे या सेल से बने हुए प्रोडक्ट से मिलकर बने होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरी लाइन, जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट है में, सेल मतलब जो नई सेल होती हैं, न्यू सेल्स कैसे बनती हैं, ठीक है। तो न्यू सेल्स बनती हैं, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। मतलब जो नई सेल्स बनती हैं वो जो पुरानी सेल्स होती हैं उनसे मिलके बनती हैं, ठीक है। उनके टूटने से या उनके डिकम्पोजिशन से नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी में हम लिखेंगे, सबसे पहले दी किसने थी सेल थ्योरी, किसने दी थी, पहले थे जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस स्लीडेन। मैथियस स्लीडेन, ठीक है। कब थे, 1838 में, जर्मनी के थे। और कौन थे, और थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन थे, थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान ये कब थे, 1839 में। तो इन दोनों ने मिलकर, मतलब दोनों लोग अपने एक, ये बॉटनी के थे तो ये प्लांट्स पे रिसर्च कर रहे थे, प्लांट सेल के बारे में बताया था इन्होंने। और ये थियोडोर स्वान थे, जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल सेल्स पे रिसर्च की थी, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो बताया क्या था, ऑल द सेल्स मतलब ऑल द लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल द लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, वो सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं। और सेल प्रोडक्ट्स या तो सेल के बने होंगे या तो सेल के प्रोडक्ट से, मतलब जो सेल से प्रोडक्ट बनते हैं उनसे बने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्कोव, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्कोव। तो उन्होंने क्या कहा, अब बात जो आती है कि मतलब जो वो नई सेल्स कैसे बनती हैं, ठीक है। तो दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्कोव, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, न्यू सेल्स आर कम्स फ्रॉम द प्रीवियस ओल्ड सेल।
क्या बताया, न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग और प्री एग्जिस्टिंग या प्रीवियस सेल्स, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग और प्रीवियस सेल्स, प्रीवियस सेल्स मतलब जो नई सेल्स बनती हैं वो जो पहले से ही सेल जो प्रेजेंट होती हैं उनके डिकम्पोजिशन से उनके मिलने से बनती हैं, ठीक है, वहीं से बनती हैं, ठीक है। तो ये रुडोल्फ विरकॉर्ड का स्टेटमेंट था, ये ट्रांसलेटेड स्टेटमेंट है। इनका जो स्टेटमेंट था वो ये था, मतलब इनकी लैंग्वेज में स्टेटमेंट था, मतलब इसका जो मतलब है इन्होंने जो बताया था वो क्या था, ओमनिस सेलुला, इनकी लैंग्वेज में था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब जो पुरानी सेल्स होती हैं, नवी सेल्स जो होती हैं वो पुरानी सेल्स से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो ये था टोटल ओवरव्यू और सेल्स के टाइप्स। तो वीडियो ज़्यादा लंबा वैसे हुआ नहीं है, और कुछ देख लेते हैं। और कुछ बच्चा तो है नहीं वैसे इसमें। इसके बाद हम देखेंगे जो सेल्स के टाइप्स हमने बताया था, तो सेल्स के टाइप्स में डिटेल में पढ़ेंगे, सारी सेल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आज के वीडियो में नहीं है। हमने बताया था अभी एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल को एक शॉर्ट में मतलब एक ओवरव्यू दे देते हैं यूकैरियोटिक सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में दोनों सेल्स के बारे में डिफरेंस के साथ में पढ़ेंगे। तो एक सेल के बारे में देख लेते हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। इससे पहले हम बता चुके हैं क्लासिफिकेशन में, जो सेकेंड चैप्टर्स में। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें तो कुछ नहीं पाया जाता, सेल ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, ना ही न्यूक्लियस कंप्लीट पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस कवर्ड नहीं होता है। हमने बताया भी, बुक में भी आपके लिखा है कि लैक्स ऑफ कवर्ड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जो ये कवर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसकी लैक होती है, कमी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे होती है, ये पाई जाती है बैक्टीरिया में। और प्रोकैरियोटिक सेल की एक खास बात होती है कि इसमें जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है 3 टाइप की होती हैं। डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो 3 टाइप की सेल मेम्ब्रेन होती है। पहली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सबसे इनर होती है, सेल की सबसे इनर वॉल, हमने भी बताया नहीं, इससे पहले बताना था। तो जो सेल की सबसे इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद आती है सेल वॉल, जो कि बीच में होती है। फिर उसके बाद आती है ग्लाइकोकैलिप्स, ठीक है, शायद ऐसे ही यही सीक्वेंस होता है, हाँ यही सीक्वेंस होता है। सेल वॉल बीच में होती है और सबसे लास्ट में पाई जाती है ग्लाइकोकैलिप्स, ठीक है। तो भी फिलहाल के लिए हम इसके बारे में देखेंगे नहीं, इसमें तीनों पाई जाती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में तीनों पाई जाती हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया के सेल में पाई जाती हैं, तीनों इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा ने तीनों नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसमें 3 कवर पाए जाते हैं। जैसे होती है, ठीक है, इसमें ऐसे फ्री डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ऐसे एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, इसको प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। यह है प्लाज्मिड, यह है न्यूक्लियाइड, जिसको मेन डीएनए कहते हैं, न्यूक्लियाइड। ये सर्कुलर डीएनए होता है, ये होता है मेन डीएनए या लीनियर डीएनए कहते हैं, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसे राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है।
इसके अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर अंदर की तरफ स्ट्रक्चर, तो इसका ये होता है मीजोसोम्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसमें यूकैरियोटिक सेल में, वैसे इसमें काम होता है इसका मीजोसोम का रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। तो ये हो गया मीजोसोम, प्लाज्मिड, न्यूक्लियड, राइबोसोम्स। वो कुछ बचा नहीं है इसे। तो ये एक है प्रोकैरियोटिक सेल, और इसमें जो राइबोसोम्स होता है 70S टाइप का। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S और 60S। 60S नहीं, 80S के। तो इसमें मतलब दो टाइप के नहीं, तीन टाइप के होते हैं, 3-4 टाइप के कुछ मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। न्यूक्लियड पाया जाता है जो कि अनकवर्ड होता है, मतलब किसी कवर में नहीं होता है। प्लाज्मिड पाया जाता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड सारी सेल्स में नहीं पाया जाता है, हमने बताया था। जो F पॉजिटिव सेल्स होती हैं इसमें पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है। मीजोसोम पाया जाता है जिसका काम होता है रेस्पिरेशन, मतलब अल्टरनेट एक ऑप्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि इसमें बताया हमने कि जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन वाले जितने ऑर्गेनिल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल है, इसलिए इसमें नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, ये सारे हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल्स। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है तो इसमें पाया जाता है। ठीक है, डीएनए के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इसमें नहीं होती है, सिर्फ नेकेड डीएनए पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर करें। ठीक है।